चलिए, वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से आज इस क्लास में। ठीक है, जीव विज्ञान जो पहले चल रहा था उसके आगे हम आज बताते हैं। ठीक है, इसके पहले हम कुछ क्लास में बताए थे और साथ ही साथ हम अभी अमीबा के बारे में भी थोड़ा सा बताए थे। अमीबा के बारे में फिर से हम बताते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये बहुत से आकार का हो सकता है, बड़ा छोटा, ये बहुत से आकार का हो सकता है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अगर आ जाएगा क्वेश्चन अमीबा का आकार होता है, ऑप्शन ए निश्चित, ऑप्शन बी अनिश्चित, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्या मारिएगा? अनिश्चित। ठीक है, अब आएगा क्वेश्चन कि अमीबा अपना भोजन को अंतःकरण किस विधि से करता है, तो उसका नाम है कुटपाद विधि। क्या नाम याद रखना है? कुटपाद विधि। ये क्या करता है? भोजन को धीरे धीरे अपने शरीर के पास ले आता है, जहाँ भोजन, जैसे यहाँ भोजन का दाना है, ठीक है, मतलब चावल के दाना है, तो यहाँ पर धीरे धीरे फैल के जाएगा और उसके बाद यहाँ से टूट जाएगा और टूट जाएगा तो धीरे धीरे इसका अंदर आ जाएगा, अंदर आ गया कि नहीं, फिर यहाँ पर इसका अंतःकरण हो जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? कुटपाद विधि। कौन विधि कहते हैं? कुटपाद विधि। यहाँ पर से समझिए, देखिए क्या कुछ फिगर से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कहता है अमीबा भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। पहले क्या करता है? घेरता है। पहले क्या करता है? घेरता है। यहाँ है, देखिए घेरने का प्रयास कर रहा है, घेरने का प्रयास कर रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर घेरा, इस कुटपाद जो हो गया, ये पादाप, जो पादाप को कुटपाद कहते हैं। कुटपाद को वो पहले धीरे धीरे फैलाता है, उसको घेरता है, घेरने के बाद उसको अंदर ले लाता है, घेरने के बाद उसको अंदर लाता है। अंदर लाने के बाद देखिएगा उसको पूरा फिर पूरे अंदर लेके आ जाता है। पहले आधा करेगा, फिर यहाँ से टूट जाएगा उसका, ठीक है, ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाता है? टूट जाता है। टूटने के बाद वो क्या कर लेता है? अंदर ले लेता है। टूटने के बाद अंदर ले लेता है। तो सबसे पहले समझ लेना है कि सबसे पहले क्या कर लेता है? घेर लेता है। सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले घेर लेता है। घेरने के बाद अपने नज़दीक ले लाता है। नज़दीक लाने के बाद फिर टूट जाता है और टूटने के बाद ही अंदर आ जाता है। टूटने के बाद क्या करता है? अंदर आ जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घेर लिया, यहाँ पर घेरा, यहाँ पर पूरा अंदर लिया और यहाँ पर पूरे अंदर इसका भोजन आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर उसके बाद जो है ये पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित कर सकता है या कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। पचा हुआ भोजन को अपच कोशिका की सहायता से अंदर कर लेता है। तो क्वेश्चन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है। सबसे पहले आकार के बारे में पूछेगा तो क्या बताइएगा? अनिश्चित। उसके बाद पूछेगा आपको कि किस विधि से भोजन को अंतःकरण करता है, कुटपाद विधि। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो क्वेश्चन पूछता है बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पैरामीशियम में क्वेश्चन। पैरामीशियम देखिए, ये भी एक प्रकार का जीवाणु के द्वारा ही, ये भी एक प्रकार का जीवाणु जनित होता है। जीवाणु जनित होता है, ठीक है, जीवाणु जनित होता है। इसमें भी आपको समझना है, ठीक है। पैरामीशियम का भी आकार लगभग आपको कह सकते हैं, उसका आकार जो होता है क्या होता है? लंबा जैसा होता है। कैसा होता है? लंबा जैसा होता है। देखिए इस प्रकार से इसके बाहर जो है ये बना होता है, मूल रोम होता है। क्या होता है? मूल रोम। ये मूल रोम होता है। ये लगभग पैरामीशियम का आकार है। क्या है? पैरामीशियम का आकार। पैरामीशियम का आकार तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता। यहाँ से आप कह सकते हैं पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, तो इसमें होता है कोशिका की सतह, पूरी सतह को ढक लेता है। कोशिका की पूरी सतह को क्या कर लेता है? ढक लेता है। और भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही अंतःकरण किया जाता है। भोजन को एक विशिष्ट स्थान से अंतःकरण किया जाता है। इसका तो कोई जगह नहीं है। अमीबा में क्या, अगर यहाँ भोजन रहेगा तो इन्हें फैला लेगा। इसका आकार निश्चित नहीं। इसका भोजन को कुटपाद विधि से किया जाता है, लेकिन इसका एक निश्चित जगह होता है। इसका निश्चित जगह होता है, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा सा देखिए बताते हैं। इसमें क्या होता है, ठीक है, रहने दीजिए। इसमें क्या होता है? इसका एक निश्चित जगह, जैसे मान लिया यहाँ है तो यहीं से ये अंतःकरण करेगा, लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं होता। तो इसमें आएगा क्वेश्चन क्या पैरामीशियम और अमीबा में क्या अंतर है, तो लिख सकते हैं आप कि पैरामीशियम में होता है भोजन कुटपाद विधि से होता है, और अमीबा में भोजन कुटपाद विधि से होता है। पैरामीशियम में क्या कहता है? कोशिका के सतह के द्वारा एक निश्चित जगह से होता है, ठीक है। अमीबा का आकार अनिश्चित है, लेकिन पैरामीशियम का आकार थोड़ा सा लंबा की तरह होता है, ठीक है, लंबी संरचना की होती है। अब देखिए मनुष्यों में पोषण। ये तो आप पढ़े थे इसके पहले अमीबा में पोषण। अब पढ़ना आपको मनुष्यों में पोषण। ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ से प्रश्न हमेशा हर साल पूछता है। यहाँ से आपको ध्यान में समझना है बढ़िया तरीके से। देखो क्या पलट रहा है, छोड़ो ना उधर, किताब में तो लिखल है, ये है, यहाँ समझो बढ़िया से। यहाँ से हम इसको देखने के लिए लगाए थे। इसको हम क्यों लगाएं? कि आपका नज़र रहे यहाँ पर, इसलिए लगाएं। चलिए ध्यान से हो जाए। देखिए मनुष्यों में पोषण। पोषण के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अंतःग्रहण करते हैं। मतलब कोई चीज़ को हम लोग खाते हैं, मतलब ग्रहण किए, ग्रहण करने के बाद पचाते हैं। तो अंतःग्रहण पहले हुआ, ग्रहण करने के बाद अंतःग्रहण करने के बाद क्या हुआ? पाचन। पाचन के बाद अवशोषण, उसका अवशोषण करते हैं। उसके बाद उसका स्वांगीकरण होते हैं, तब होता है निष्कासन। क्या होता है? जिसको कहते हैं बहिक्षेपण, ठीक है। चलिए फिर से समझ लीजिए। पहले क्या करेंगे? अंतःकरण। क्या करेंगे? अंतःकरण मैंने किसी को खाएं
खाएं तो उसका पहले क्या होगा? पाचन। क्या होगा? पाचन। पाचन के बाद उसका अवशोषण, जो भोजन रहेगा उससे हम लोग अवशोषण करेंगे, शरीर में ऊर्जा आएगा। शरीर में क्या आएगा? ऊर्जा आएगा। उसका स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का उससे जो रस होता है सब मिल उल के पूरा एकदम मिल जाता है। उसका मिलने के बाद फिर अंतिम में बहिक्षेपण हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं खा लिए फिर निकाल दिए, है ना? आगे समझ में? तो ये हो गया आपको बहिक्षेपण। तो ये मनुष्य में पोषण की तरीका होता है, मनुष्य में पोषण की तरीका आपको ध्यान में रखना है। आया समझ में? तो ये हो गया, आपको इस प्रकार से याद रखना है क्या चीज़ में? मनुष्यों में पोषण। ठीक है, मनुष्यों में पोषण। तो मनुष्यों में पोषण की कितने विधि हो गए? 5 विधि। कितने प्रकार से हो सकते हैं? 5। पहला बोलिएगा, ठीक है, याद रहेगा। पहले ग्रहण किए, अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर उसके बाद अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहता है आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित रूप है। पहले नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? मुंह से लेके आपको पूरा गुदा तक होता है। ठीक है, अब इसीलिए आता है क्वेश्चन कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्राप्त होती है? तो कहाँ से होती है? मुंह से होती है। कहाँ से होती है? मुंह से होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मनुष्य में मुंह जो होता है सबसे पहला भाग होता है जहाँ से पाचन की क्रिया हो जाती है। पाचन की क्रिया हो जाती है मनुष्य में। पाचन की क्रिया जैसे सबसे पहले मुंह, तो मुंह में बहुत सारा चीज़ जैसे दांत, जीभ, है ना? तो दांत का अपना अपना काम है। तो दांत भी प्रकार होता है। तो दांत का कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। आपको याद रखना है कुछ बातों को दांत के बारे में। ठीक है, दांत के बारे में भी कुछ याद रखना है, फिर आगे हम क्लास में बताएंगे। पूरे मनुष्य काल में पूरे 52 दांत आते हैं। कितने दांत आते हैं? क्वेश्चन पूछेगा एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, लेकिन पूरे जीवन में कितने दांत आते हैं? 52। याद रखना है, पूरा जीवन काल में 52 दांत और यहाँ पर 32 दांत, लेकिन यानी कि 20 दांत जो है वो क्या होता है? टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। यानी कि आते रहेगा, टूटते रहेगा, आते रहेगा, टूटते रहेगा। अमूमन फिर उम्र ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका 32 दांत भी नहीं रहेगा। वो 32 दांत भी धीरे धीरे, अब जब लास्ट में टूटेगा तो वो ये भी नहीं करेगा। तो उसको कहते हैं कि खिड़कियाँ जना रहे। नहीं वैसा होता है। बच्चा में तो अक्सर देखिएगा, बचपन में दूध के जो दांत रहता है वो टूटते रहता है। तब बचपन में एकदम बहुत अच्छा लगेगा। किसी का खिड़की खुलल रहेगा ने बच्चा में तो बहुत उसका हंसेगा तो उसका मज़ा आएगा। देखे यहाँ से खिड़की एकदम हवा जाएगा, ये एकदम पूरा मज़ा लगेगा। नहीं, देखने में कुछ मज़ा ही लगता है। दांत के प्रकार में, दांत के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। दांत के प्रकार कितने होते हैं? 4। एक होता है कृतनक, रदनक, चवर्णक, अर्धचवर्णक। ठीक है, कृतनक, रदनक, चवर्णक, अर्धचवर्णक। कृतनक का काम काटना। ठीक है, कृतनक का काम काटना, रदनक का काम फाड़ना। रदबद करना मैंने फाड़ देना। ये नुकीला दांत होता है 2 गो, है ना? तो इसको क्या कहते हैं? रदनक। क्या कहते हैं? रदनक। उसके बाद क्या होता है? चवर्णक। उसके बाद अर्धचवर्णक। याद रहेगा? चलिए ठीक है, आगे देखिए। जी के बारे में क्या है? जी के बारे में आप लोग जानते हैं। जी क्या करता है? जो है भोजन को मिलाता है। देखिए सबसे पहले देखिए मुंह में क्या था? भोजन का अंतःग्रहण करना। उसके बाद दांत के बारे में क्या जाने? भोजन को चबाना। जो चीज़ भी खाएंगे पहले दांत उसको चिबाएगा। दांत उसको क्या करेगा? चिबाएगा। मुंह में लिए तो दांत के पास गया, तो दांत के पास गया तो दांत पहले कुछ किया? चिबाया। समझिए, कुछ किया? चिबाया। अब उसके बाद किसका आया काम? जीभ का। तो जीभ में एक रस होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। तो टाइलिन नामक एक रस होता है जिसको कहते हैं लार भी। लार समझते हैं? लार आप लोग समझते होंगे। बच्चा में सबसे ज़्यादा, बच्चा में सबका लार आता है जब बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे आप बड़ा होइएगा तो आपका लार कम जाएगा, ख़त्म नहीं होता है, कमता है। अब लार जो है ये सब एक अनैच्छिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? आगे पढ़िएगा आपको तो पता चलेगा कि ऐच्छिक कितना करता। जिस पर हमारा बस चले उसको ऐच्छिक क्रिया, जिस पर हमारा बस नहीं चले अनैच्छिक क्रिया। जैसे कह सकते हैं लार आना अपन मन से है, लार आना नहीं। ये होता है जैसे मान लिया कुछ वैसा चीज़ को देखे जरी लगे कि हाँ एकदम मिलना चाहिए, है ना? जैसे देखो इसको लगा गुपचुप, तो ये गुपचुप इसको देखेगा मुंह में पानी आ जाएगा, आह जरी खाती है नहीं। मान लीजिए कहते के जैसे कोई मांसाहारी है तो जरी मुर्गा मीट उट ये सब भी कहते के जरी रसगुल्ला पसंद है तो एकदम हल्के की जरी हाँ कच्चा छेना है जरी मिलते लगा तो मुंह में कुछ जाता है, पानी आता है, तो उसी को कहते हैं लार एक प्रकार का। तो टाइलिन होता है जो धीरे धीरे मुंह में, जैसे 4-5 बार बोलेगा इमली तो एकदम मुँह में थोड़ा पानी आवे लगेगा, क्या लगेगा ना? तो ये अनैच्छिक क्रिया। कैसी क्रिया? अनैच्छिक क्रिया।
ऐच्छिक क्रिया होता है जो एकदम खुद से हम लोग करते हैं। जैसे हम दिए एक लपड़ इसको, तो इसको एक थप्पड़ दिए तो ये ऐच्छिक क्रिया है। मन हुआ तो मारे, नहीं हुआ तो नहीं मारे, तो ये कैसा क्रिया? ऐच्छिक क्रिया। जैसे हम भोजन को चिबाना, चिबाना ऐच्छिक क्रिया क्या नैच्छिक क्रिया? ऐच्छिक क्रिया। कैसी क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया। और जैसे ये धड़कनमा जो धक धक कर रहे, ये कौन क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। धक धक कर रहे ने करे जबा, देखते ही देखत करे जबा पे आइल नहीं गनमा ये था वो का करी नहीं था। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कुछ वैसे काम होते हैं जो ऐच्छिक होता है, कुछ वैसे काम होता है जो अनैच्छिक होता है। वो आगे फिर डिटेल में आप पढ़िएगा। चलिए आगे देखिएगा। तो जीभ के काम क्या हो गया? लार को मिलाना, ठीक है, भोजन के साथ लार को मिलाना ताकि वह जो है बड़े आसानी से घुल मिल के चल जाए। जैसे कभी कभी होता है क्या, आपको क्या होगा कि लार जो है मान लीजिए आपको कभी प्यास व्यास लगा हुआ रहे, प्यास व्यास लगा रहे, उस स्थिति में आप क्या कीजिए, रोटी खाइए। उस समय आपको हिचकी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हिचकी आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लार की मात्रा कम होती है, उसको मिलाने में सफल नहीं हो पाया, इसलिए उसको पानी की मात्रा चाहिए, तो वहाँ से अंदर से हिचकी भी आ सकता है। ऐसे हिचकी आने का फिर बाकी दूसरा तरीका भी हम आगे जाके बताएंगे कि हिचकी कैसे आता है, सरक कैसे जाता है, ये आपको आगे हम फिर क्लास में बताएंगे। नहीं तो फिर कहिएगा कोई याद गई के तब हमरा सरकल लिए, नहीं वैसा कुछ नहीं होता। कोई याद नहीं कर ले तो करो याद कर लो तब हो वही नहीं। चलिए फिर आगे हम क्लास में बताएंगे। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि में क्या कहते हैं? लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस कहते हैं या लार कहते हैं। लार ग्रंथि से जो रस निकलता है उसको क्या कहते हैं? लार रस। क्या कहते हैं? लार रस। जैसे मान लीजिए अभी बोल रहे हैं तो बोलते बोलते भी मुंह में रस जमा हो जाता है, नहीं हो जाता है धीरे धीरे। बहुत ज़्यादा भी बोलिएगा तो मुंह या तो फिर ऊपर वाला परत जो होता है वो सूखने लगता है। अगर लगातार 3-4 घंटा बोलिएगा तो इधर 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 पूरा सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। अब मतलब फिर लगेगा कि नहीं थोड़ा सा पानी पी ले, तो ये ऐसा होता है। लार थोड़ा सा कमी वहाँ बस। अस्ट्राज तथा एमाइलेज एंजाइम माल्टोज सकरा, ठीक है, ये सब होता है लार में जो होता है मिलाने वाला एक प्रकार का सकरा है। ग्लूकोज जैसे होता है, चीनी की मात्रा होती है, वो सब है ना। चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा कुछ और ग्रंथियाँ के बारे में। भोजन ग्रसिका, मुंह से लेके अमाशय तक, मुंह से लेके कहाँ तक? अमाशय। पहले मुंह में आएगा, मुंह के बाद कहाँ आएगा? अमाशय में। अमाशय में लगभग कितने देर रहते हैं? कम से कम 4 घंटे भोजन रहते हैं। अमाशय में कितने घंटे? 3 से 4 घंटे। लेकिन याद रखना अगर 3 भी दे दिया 4 भी दे दिया तो कई घंटा मारना? 4 घंटा। यानी अमाशय में भोजन कितना देर रहता है? 4 घंटा। 4 घंटा के बाद ही, इसीलिए कहता है कोई भी दवाई खाओ तो 3 से 4 घंटा के बाद खाओ। जैसे पहली खुराक खा लिया तो दूसरी खुराक के अंतर 4 घंटा का होना चाहिए, क्योंकि अमाशय में वो जब तक 4 घंटा में वो क्या हो जाएगा? गल के वो आगे बढ़ा देगा। ऐसे समझ में। तो सबसे पहले कहाँ से? मुंह से। मुंह के बाद कहाँ से? अमाशय से। चलिए तो अमाशय में क्या हो गया? मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की कर्माकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। मतलब उसको एकदम क्या करता है, यहाँ से लाया और यहाँ से आपको ग्रसिका नली जो होता है इससे धीरे 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 कहाँ चल गया? अमाशय में चल गया। कहाँ चल गया? अमाशय। चलिए आगे, इसका कुछ खास काम नहीं, यहाँ से सिर्फ जाने का रास्ता है। ये नली का कुछ खास काम नहीं है। देखिए यहाँ से कुछ देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो गया? जीभ हो गया। मुंह के बारे में पढ़ा दिए। मुंह को विज्ञान में, जीव विज्ञान में आपको मुंह नहीं लिखल रहेगा, इसलिए याद रखिएगा मुख गुहा लिखल रहेगा। कुछ रहेगा? मुख गुहा, ठीक है। देहात भाषा में गुहा एगो अलग चीज़ हो है ना, वो है हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं टट्टी, नहीं कहते हैं पोटी, हाँ, तो वो गुहा नहीं। बहुत से पहले पढ़ाते थे जब नया नया क्लास में, तो जानते हैं मुख गुहा तो हंसता था, ये गुहा का दल सर। अरे गुहा एगो अलग चीज़ हो गया। आगे देखो, अब देखिएगा उसका जीव हो गया। अब कभी नहीं कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिएगा ग्रसिका, क्या होता है ग्रसिका? बैठो, चलिए ध्यान समझिएगा, देखिएगा। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि। क्वेश्चन पूछेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी कहेगा तो अग्नाशय, सबसे बड़ी कहेगा तो अग्नाशय को इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। क्या कहते हैं? तो हो सकता है अग्नाशय ऑप्शन में नहीं दे तो पैंक्रियाज याद रखिए। क्या याद रखिएगा? पैंक्रियाज। आगे समझिएगा, आगे समझिएगा। देखिए यहाँ पर अब ये क्या अमाशय, क्या है? अमाशय। अमाशय में कितने देर तक रहता है? 4 घंटे। कितने घंटे तक? 4 घंटे। बाकी फिर उसके बाद कहाँ चल जाता है? पहले कहाँ हो गया? मुंह से। मुंह से अमाशय। अमाशय के बाद, अमाशय के बाद छोटी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। छोटी आंत पहले, तब बड़ी आंत। बड़ी आंत में भोजन पचता नहीं है, पचने का काम कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। पचने का काम
बड़ी आंत बड़ा कि छोटी आंत बड़ा? बड़ी आंत। छोटी आंत बड़ा कौन होता है? नाम भले उसका छोटी आंत है लेकिन बड़ा होता है छोटी आंत। कौन होता है? आपको एक चीज और ध्यान में रखना होगा कि पूरा मेन काम छोटी आंत की बड़ी का आंत के? सिर्फ बड़ी आंत का काम है उस जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण करना किसका काम है? बड़ी आंत का। किसका काम है? बड़ी आंत का। आगे समझ में? चलिए अब देखिए यकृत जो हो गया, यहाँ पर यकृत से एक रस निकलता है जिसको कहते हैं पीत रस। क्या कहते हैं? पीत रस। क्या कहते हैं? पीत रस। क्या कहते हैं? पीत रस। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से हम बता दिए यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि हो गया, अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो गया, अमाशय में 4 घंटे भोजन रहते हैं, यकृत से एक रस निकलता है जिसको कहते हैं पित्त रस। लेकिन निकलता है तो यकृत मारिएगा, कहेगा जमा होता है तो पित्ताशय, जमा होता है तो पित्ताशय। तो कहेगा यह पित्त रस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। निकलता कहाँ से है? किताब में निकलता नहीं लिखल रहेगा, स्त्रावित लिखल रहेगा। क्या रहेगा? बोलो स्त्रावित। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिएगा अमाशय के बारे में। अमाशय में अम्ल होता है। अमाशय में क्या होता है? एक जठर ग्रंथियां होती है जिसमें एक अम्ल होता है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। पेप्सिन तो जो होता है जो होवे करता है। सबसे पहले हम आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बताते हैं। हाइड्रोक्लोरिक के बारे में सबसे पहले याद रखिएगा कि उसे शॉर्ट में HCl कहा जाता है। क्या कहा जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो होता है आपको भोजन पचाने में, भोजन में जो भी यानी कि पेट में आपको कीटाणु उटाणु रहेगा उसको नष्ट करने में काफ़ी सहायक होती है, काफ़ी सहायक होती है। उसके पास जो है समझिए पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। जब आप दूध पीते हैं तो उसमें प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन नाम का एंजाइम। पेप्सिन नाम का एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। किसका करता है? प्रोटीन का। एक होता है श्लेष्मा। श्लेष्मा कहता है अमाशय के आंतरिक जो स्तर होता है उससे अम्ल की रक्षा करता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। 7 से अधिक वाले को क्षारीय कहते हैं, 7 से बराबर वाले को उदासीन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। 7 से कम अम्लीय, 7 से कम 7 से अधिक और 7 के बराबर उदासीन। तो बताइए शुद्ध जल का pH मान? उदासीन यानी 7 के बराबर। 7 के बराबर नहीं होता है तो शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? खून कभी चाटा है रे जरीमनी? स्वाद वाद लिया है? नहीं। खूना के तो यहाँ खसिया उसिया कटो है तो यहाँ बना के खाए कतरी। क्षारीय होता है। कैसा होता है? उसका मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। खून का रक्त का pH मान। नींबू के रस कैसन हो सको? अम्लीय कि क्षारीय? अम्लीय होगा। pH मान अम्ल मतलब खट्टा। नींबू थोड़ा मीठा लगता है जी, कैसा लगेगा? तो कौची हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय। आगे आइए क्षुद्रांश से कुछ रस निकलती है जिसके बारे में हम बताते हैं। क्षुद्रांश से जो है सबसे पहले ध्यान से समझिएगा बढ़िया से। क्षुद्रांश के बारे में हम लोग जानते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में दिल रहेगा, प्रोटीन रहेगा, है ना, कुछ वैसे वैसे चीज़ रहेंगे। ठीक है। क्षुद्रांश क्या होता है? इससे एक आत रस होता है। आत रस होता है। कैसा रस होता है? आत रस। जैसे इसके पहले यकृत होता था। यकृत में क्या होता था? पित्त रस। यकृत में क्या होता था? पित्त रस होता था। यकृत और अग्नाशय, अग्नाशय से भी एक रस, एक प्रकार का रस निकलता है। अग्नाशय समझ रहे हैं ना? अग्नाशय क्या है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। तो जो ग्रंथियाँ हैं वहाँ से एक प्रकार का एंजाइम निकलता है जिसको कहते हैं रस। रस भी कह सकते हैं, एंजाइम भी कह सकते हैं। तो एंजाइम का नाम होता है। एंजाइम का क्या होता है? नाम होता है। एंजाइम का नाम होता है। ठीक है। एंजाइम का क्या होता है? नाम होता है। ठीक है। अब देखिएगा इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये सब का जो होता है पाचन होता है। सबका क्या होता है? पाचन। अब कैसे होता है? अब देखिएगा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बहुत जल्दी पच जाता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी पहुंच जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई धावक है, धावक मैंने समझ रहे, दौड़ने वाला, तो उसको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या मिलना चाहिए? सबसे जल्दी क्या? जल्दी एनर्जी के लिए ग्लूकोज, यानी कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो। जल्दी ताकत चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट, जल्दी ताकत चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट। जैसे कहने का मतलब मान लिया जाए आपको बुखार लगल है तो डॉक्टर क्या कहता है? रोटी खाने की चावल? रोटी खाने का। तो इस स्थिति में कि आप सो जाते हैं, इस स्थिति में अगर आप में कमजोरियां हैं तो आपको जल्दी पच नहीं रहा है, जैसे कभी कभी हो जाता है पेट खराब, तब पेट में कम जाता है मात्रा भोजन के, तो उस समय कहता है गोलहद खाओ। कौन चीज खाओ?
गलत खाओ ठीक हो जाएगा, गलत खाता हो ठीक हो जाएगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होता है वहाँ पर कम जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट जब चावल उवल गला उला के जब खाया जाता है तो पचाने में आराम हो जाता है, नहीं तो पेट जो होता है वो खराब होता है। तो ग्लूकोज से क्या मिल गया? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर कहेगा कि ज़्यादा देरी तक चलाना है तो बसा, ज़्यादा देरी तक चलाना है तो जैसे मान लीजिए कहीं दूर दूर सफ़र कर रहे हैं, कहीं बहुत दूरी जाना है तो आपको बसा ले के जाना। सर बसा क्या है? अरे मम्मी खोवा दे तुम घर ले बेटा खा लियो खोवा। तो खोवा बहुत, एक बार खोवा खेबो तो ढेर देरी तक चलते, ढेर देरी तक। इतना खोवा अगर खा लेबो तो एकदम आराम से इत्मीनान से पचतो नहीं, पचेगा नहीं जल्दी। तो बताइए सबसे पहले ग्लूकोज जरूरी है जल्दबाजी के लिए, और ज़्यादा देरी तक टिकना है तो खोवा, जल्दी पचाना है तो भात, और देर से पचाएगा तो रोटी। तो उसी प्रकार से यही समझना है। चलिए अगला देखिए, प्रोटीन में अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन कौन सी करता है? अमीनो अम्ल। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? अमीनो अम्ल। उसका नाम है एक अम्ल का पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। आगे देखिए, यकृत तथा अग्नाशय से स्राव होता है एक रस का। यकृत से एक रस निकलता है जिसको क्या कहते हैं? पित्त रस। वह कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। वह क्षारीय होता है। और यह कहाँ जाके इसको जो होता है छोटी छोटी गोलिकाओं जिसको कहते हैं इमिलिशन। क्या कहते हैं? इमिलिशन। और ये जो होता है कहाँ जाके जमा हो जाता है? कहाँ जाके जमा होता है? पित्ताशय में। कहाँ जाके जमा होता है? पित्ताशय में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। आगे देखिए अग्नाशय। अग्नाशय से एक प्रकार का जो होता है रस निकलता है जिसको कहते हैं अग्नाशयिक रस। क्या कहते हैं? अग्नाशयिक रस। इसमें देखिए एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। बोलिए एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ठीक है। तो एमाइलेज जो होता है प्रोटीन से पेप्टोन में कौन बदलता है? ट्रिप्सिन बदलता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को किस में बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? ट्रिप्सिन। कौन बदलता है? ट्रिप्सिन। उसके बाद कहता है बसा को बसा अम्ल में बदलता है लाइपेज। बसा को बसा अम्ल में कौन बदलता है? लाइपेज। क्या किस में बदलता है? लाइपेज। किस में बदलता है? लाइपेज। स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है इमिलेस। क्या बदलता है? इमिलेस। क्या बदलता है? इमिलेस। एगो आएगा पढ़ने के लिए सुक्रोज, एगो आएगा फ्रुक्टोज। क्या आता है? तब फल में पाया जाता है फ्रुक्टोज। फल में और चीनी में, गन्ना में, इस सब में सुक्रोज। चीनी और गन्ना में सुक्रोज। चीनी और गन्ना में सुक्रोज। आ गया समझ में। एक होता है मंड। क्या होता है? मंड, जिसको कहते हैं स्ट्रॉच, जो होता है कोची में पाया जाता है? भूसी में। कोची में? भूसी में। यह चोकर होता है, जो कहता है चोकर खा के मोटा हो जाता है। तो चोकर खा के मोटा होना, उसमें स्ट्रॉच पाया जाता है। क्या हो जाता है? आए समझ में। जिसको मोटा होना है तो घट्टा खाओ, बोल घट्टा खाए तो मोटा हो जाए। नहीं तो घट्टा खाओ, चोकर खाओ। जैसे आटा चाल के हटा देता, तुम की करना? चालवे नहीं करना, ऐसे ही खाओ, ज़्यादा फायदा करेगा। नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्या कहता है। अवशोषण के सतही जो होता है उस क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, उसको कहते हैं एक प्रकार का रोम होता है जिसका नाम है दार्ढ रोम। क्या कहते हैं? दार्ढ रोम। क्या कहते हैं? दार्ढ रोम। उसके बाद बृहद्रांत। बृहद्रांत क्या करता है? जल का अवशोषण। बड़ियात जो हो गया, बड़ियात का काम क्या क्या हो गया? जल का अवशोषण। वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। बाकी तो आप समझ ही रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ाइएगा। देखिए क्या दिया हुआ। अगला श्वसन के बारे में दिया हुआ। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। ये श्वसन एक नया चैप्टर है। जैव प्रक्रम में लगभग आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है। श्वसन के बारे में कल पढ़ाएंगे कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। ये आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है। ध्यान से समझिएगा, हमेशा याद रखिएगा। खड़ा होने कौन बोला जी? अभी हम छुट्टी दिए, अभी तो सिर्फ बोले कि कल पढ़ाएंगे, आज जाने नहीं बोले। ध्यान से समझिएगा, बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए? क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। डरने से नैया ठीक है। ध्यान रखिएगा। आज के क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। जय हिंद।